हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपको पता है कि अभी मैंने कल ही अपना एक लास्ट वीडियो अपलोड किया है सेंटर ऑफ मास के बारे में। तो सेंटर ऑफ मास का जो वीडियो है, पूरा कॉन्सेप्ट है, मैंने छोटे छोटे 3-4 लेक्चर उसमें डिसाइड किए हैं, जिनमें से पहला वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने आपको सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉइंट बॉडी सिस्टम, यानी कि पॉइंट बॉडीज के वक्त के सेंटर ऑफ मास कहाँ होते हैं, सिस्टम ऑफ पॉइंट बॉडीज का, तो वो मैंने अपलोड कर दिया है, आप उसको देख सकते हैं। और चलिए इसी की सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी को आज समझते हैं। तो मेरी सबको सलाह है, जो भी आप वीडियो ऑब्जर्व कर रहे हैं या देख रहे हैं, तो आप लोग टाइम वेस्ट मत करें, वीडियो के साथ साथ नोट्स जरूर बनाते जाएं, तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। और अगर आप इस वीडियो से कुछ सीख पा रहे हैं तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने कुछ सीखा है या नहीं सीखा है, आपके वक्त रहा आना या नहीं रहा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडीज। तो रिजिड बॉडीज का सेंटर ऑफ मास शुरू करते हैं। सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडीज, मैं एक समरी दे देता हूं, जैसा अगर आपको पता हो तो सेंटर ऑफ मास मैंने पॉइंट मासेस के कैलकुलेट कर लिए थे, उनके कुछ फॉर्मूले थे, m1 x1 प्लस m2 x2, पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन वगैरह मैंने कैलकुलेट कर लिया था। तो रिजिड बॉडीज का सेंटर ऑफ मास को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, जस्ट ए मिनट। तो सबसे पहले रिजिड बॉडीज, कोई भी अगर रिजिड बॉडी होगी तो उसका सेंटर ऑफ मास निकालने का कुछ फॉर्मूले होते हैं, उनके एक्स, वाई और जेड कोऑर्डिनेट कैसे कैलकुलेट किए जाए। तो जैसे एक्स सीएम अगर आपको निकालना है, जिसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन एक्स डीएम अपॉन इंटीग्रेशन डीएम अंडर सम लिमिट्स। ये लिमिट अप्लाई होंगे। अब ये बताऊंगा ये एक्स क्या है, एक्स डीएम अपॉन इंटीग्रेशन डीएम। सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है, इंटीग्रेशन वाई डीएम अपॉन इंटीग्रेशन डीएम, यहां भी लिमिट्स अप्लाई होंगी। एंड द सिमिलरली जेड कोऑर्डिनेट अगर 3D बॉडी है तो इंटीग्रेशन जेड डीएम अपॉन इंटीग्रेशन डीएम। ये तीन फॉर्मूले एक्स सीएम, वाई सीएम और जेड सीएम को कैलकुलेट करने के। अब मैं बताता हूं यहाँ पर एक्स का क्या मतलब, वाई का क्या है, जेड का क्या मतलब। तो मैं आपको बता दूं, कोई भी एक रिजिड बॉडी होगी तो रिजिड बॉडी में एक कोई छोटा सा एलिमेंट पार्ट लिया जाएगा, एलिमेंट्री पार्ट। इस एलिमेंट्री पार्ट का जो भी आप कहीं भी एक रेफरेंस पॉइंट मानेंगे, ओरिजिन आपको बताना पड़ेगा, उसके रिस्पेक्ट में इसके जो एक्स, वाई और जेड कोऑर्डिनेट होंगे, these are the coordinate x, y and z used here। तो कोई भी बॉडी में एक छोटा सा पार्ट लेंगे, उसको एक पॉइंट मास मानेंगे, उस पॉइंट मास के जो x, y और z कोऑर्डिनेट रीजन ऑफ स्पेस में होंगे, वो यहाँ पे x, y और z यूज हुए हैं। अब रही बात डीएम क्या है, तो डीएम इज द मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट, मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट ऑफ बॉडी, स्मॉल एलिमेंट ऑफ बॉडी। ये बॉडी का जो स्मॉल एलिमेंट लिया है उसका मास डीएम होगा। एंड दीज एक्स वाई जेड आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट। मैं यहाँ स्टार बना दे रहा हूं, कई बार ये स्मॉल एलिमेंट भी एक कोई बॉडी के शेप में होता है, तो उस स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट जो लिया जाएगा उसका सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट होते हैं। ये अभी मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये एक फॉर्मूला होता है रिजिड बॉडीज के सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट करने का। तो चलिए चेक करते हैं इसको कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो हम कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट अस वन एग्जांपल। ये हमारे पास एक रॉड है, सपोज यूनिफॉर्म मास डेंसिटी की एक रॉड, दिस वन ए बी, ए एंड बी, ठीक है, यूनिफॉर्म मास डेंसिटी। अब क्योंकि रॉड है, इसका लेमडा यानी कि यूनिफॉर्म मास डेंसिटी मतलब लीनियर मास डेंसिटी कांस्टेंट होगी। बॉडी 1D बॉडी में एक लीनियर मास डेंसिटी डिफाइंड होती है, यानी कि मास पर यूनिट लेंथ।
2D बॉडी में इसमें एरिया का डिस्टेंस होता है, उसमें सरफेस मास डेंसिटी होती है मास पर यूनिट एरिया, और 3D बॉडी में नॉर्मल डेंसिटी को आप पढ़ते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये 1D बॉडी एक रॉड है, रॉड का सेंटर ऑफ मास हमें पता करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कहीं अपना कोऑर्डिनेट ओरिजिन डिफाइन करना होगा सबसे पहले। तो सपोज हमने अपना कोऑर्डिनेट ओरिजिन कहीं डिफाइन कर दिया है, दिस वन इज द एक्स एक्सिस, थिकनेस को नेग्लिजिबल मानेंगे, एंड दिस वन इज द वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस हो गई, यहां से इसको हटा देते हैं, ये ए बी रॉड है, वाई एक्सिस। अब हमें क्या करना है, हमारे एक कोऑर्डिनेट ओरिजिन हो चुका है ओ, अब हमें बॉडी का कोई एक एलिमेंट लेना है, कहीं बॉडी का कोई एक पार्ट ले लेंगे। तो सपोज मैंने यहां से एक्स डिस्टेंस में बॉडी का एक छोटा सा पार्ट ले लिया dx लेंथ का, एक्स डिस्टेंस में dx लेंथ का हमने पार्ट ले लिया। तो अब हमें सबसे पहला पॉइंट ये चेक करना है इसके कोऑर्डिनेट क्या है इस एलिमेंट के। तो विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, जो आपने ओरिजिन माना है उसके रिस्पेक्ट में इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो आप देख पा रहे हैं वो कोऑर्डिनेट होंगे x, 0, क्योंकि y कोऑर्डिनेट है नहीं, थिकनेस नेग्लिजिबल है, और x कोऑर्डिनेट तो x डिस्टेंस पे आपने मान लिया है, x, 0, ठीक है। और इसका मास dm कितना होगा, dm होगा m/l इंटू dx। तो आप कहेंगे ये कैसे आ गया, आपने कहा है इस रॉड का मास आपको m दे दिया गया है, लेंथ l दे दी गई है, तो आप कह सकते हैं मास ऑफ l लेंथ इज m, मास ऑफ यूनिट लेंथ इज m/l, एंड मास ऑफ dx लेंथ इज m/l इंटू dx। ठीक है, मैं यहां पे एक नोट भी लिख देता हूं, कभी भी एलिमेंट का मास dm निकालना हो इन द केस ऑफ 1D बॉडी, रॉड टाइप की बॉडी होगी, तो होता लेमडा इंटू dx। लेमडा को लीनियर मास डेंसिटी कहेंगे, लेमडा इज लीनियर मास डेंसिटी, एंड dx होगा लेंथ ऑफ एलिमेंट, dx होगा लेंथ ऑफ एलिमेंट, लेंथ ऑफ एलिमेंट होगा। ठीक है, तो लेमडा इंटू dx। तो अगर ध्यान से देखें आप, यहाँ पे लेमडा जो है वो m/l है, और जो कि यूनिफॉर्म है। एल लेंथ का मास m होगा, तो यूनिट लेंथ का मास m/l हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना है आपको, राइट। अब हमारे पास dm आ चुका है, x कोऑर्डिनेट आ चुका है। अब क्योंकि 1D बॉडी अलोंग द एक्सिस है, तो इसमें सेंटर ऑफ मास भी x एक्सिस पर ही होगा, y z कोऑर्डिनेट हमें कैलकुलेट नहीं करने हैं। तो आते हैं अपने फॉर्मूले पे, जैसा ये फॉर्मूला लिखा है एक्ससीएम का, यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो आपके पास आ जाएगा x कोऑर्डिनेट इसका एक्ससीएम, यह आएगा इंटीग्रेशन x dm अपॉन इंटीग्रेशन dm, इंटीग्रेशन x कोऑर्डिनेट x है, dm है हमारे पास m/l इंटू dx अपॉन इंटीग्रेशन m/l इंटू dx, dm ये लिखा है। अब लिमिट कहाँ से लगेंगे, तो आपने रेफरेंस पॉइंट ये लिया है, तो ऐसे बताओ कितने पीसेस है पूरी बॉडी में, एक ये डीएम है, एक ये डीएम है, एक ये डीएम, ऐसे कितने पीसेस है। तो पहला डीएम होगा x = 0 पे स्टार्ट होगा, और लास्ट वाला डीएम x = l पे खत्म होगा, क्योंकि रॉड की लेंथ l दी हुई है। तो आपके पास x की लिमिट आ जाएगी x = 0 टू x = l। तो 0 से l इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, 0 to l, m/l इसका बाहर आ जाएगा, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² 2 होल अपॉन, इसमें भी m/l बाहर आएगा, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, और यहाँ लिमिट रखेंगे 0 से l, और इसमें हो जाएगा dx इंटीग्रेशन x आएगा 0 से l, m/l कैंसिल कर दीजिए, तो xcm आपके पास आ जाएगा l/2, यानी सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट मिल गया x कोऑर्डिनेट l/2। l/2 का मतलब क्या हुआ, रॉड ये आपके पास है, आपने एंड ए पर इसका ओरिजिन मान लिया था, तो यहां से l/2 डिस्टेंस पर इट मींस ज्योमेट्री का सेंटर, मिड पॉइंट इसका सेंटर ऑफ मास बन जाएगा। क्लियर है, तो ये हमारा प्रूफ हो जाता है कि सेंटर ऑफ मास कहां होगा। ठीक है, अब इसी में ही एक प्रॉब्लम और आती है कि रॉड के मास को लीनियर मास डेंसिटी एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक वेरी कर जाए, तब क्या होगा। तो चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपको एक रॉड दे दी गई है, दिस वन,
इसका लेमडा दिया है 5x, कोई कांस्टेंट सा दिया जा सकता है, ए एंड बी। आपका आ गया ए पर ओरिजिन मान लीजिए दिस वन, ये x है, तो x इक्वल टू 0 ये होगा, और l लेंथ की रॉड है तो x इक्वल टू l ये होगा। आपसे कहा जा रहा है यहां से लेकर यहां तक जैसे जैसे x कोऑर्डिनेट बढ़ता जाएगा तो इस रॉड का लीनियर मास डेंसिटी लेमडा, मास पर यूनिट लेंथ, इसकी यूनिट देखें तो kg पर मीटर आएगी, ये बढ़ता जा रहा है। यानी कि यहाँ पे कुछ छोटा सेक्शन है सेम लेंथ का, dx लेंथ का, उसका मास कुछ कम होगा। अगला एक सेक्शन है dx मास का, तो उसका मास कुछ बढ़ जाएगा, उसका x कोऑर्डिनेट बढ़ चुका है। तो ऐसे ही यहां पर x डिस्टेंस पर एक छोटा सा मास dx ले लेते हैं, dx लेंथ ले लेते हैं, इसका मास dm जो आएगा वो लेमडा इंटू dx से रिप्रेजेंट किया जाए, जैसा मैंने ऊपर कहीं दिखाया है, देखिए दिस वन, ये लेमडा m/l है, ठीक है। तो dm जो होगा लेमडा इंटू dx से दिया जाएगा, वो मैंने यहाँ दिखा दिया है, लेमडा इंटू dx, एंड दिस इंप्लाइज दैट dm इज इक्वल टू 5x dx। ये आपके पास dm आ चुका है, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट x, 0 होंगे ही होंगे। तो अब यहाँ पे भी xdm जो आएगा इंटीग्रेशन x dm अपॉन इंटीग्रेशन dm 0 से l लिमिट लगाने पर आएगा। तो इंटीग्रेशन x dm, x होगा 5x dx, सॉरी ये मैंने पहले dm लिख दिया है, dm वैल्यू एक x और है तो आगे लिख देता हूं, अपॉन इंटीग्रेशन dm हुआ 5x dx 0 से l। ध्यान दें x वेरिएबल है, इसे यहां से भी कटेगा नहीं, पहले इंटीग्रेट करेंगे उसके बाद कटेगा, और 5 कैंसिल कर सकते हैं, कांस्टेंट है। तो आप पास ये कितना आ जाएगा, ब्रैकेट बचा इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx अपॉन इंटीग्रेशन x dx 0 to l। तो यहां से x dm आपके पास आएगा, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x स्क्वायर का होगा x³ 3, लिमिट लगा देंगे 0 से l, और इसका आ जाएगा x का x² 2, लिमिट 0 से l। सॉल्व कर दें तो ये आपके पास आएगा 2/3, ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा 2/3, और ये l³ होगा, ये l² है तो l बच जाएगा। तो x dm आपके पास आ चुका है 2l/3। तो ये मत समझिएगा वेरिएबल है तो हमेशा 2l/3 पे आएगा, दैट डिपेंड्स ऑन दिस फंक्शन। मेन रोल इस फंक्शन का, ये डिस्ट्रीब्यूशन का टाइप कैसा है मास का। तो ध्यान रखिए कि यहाँ पे लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया था मैंने डिस्टेंस के साथ, इसलिए ऐसा आंसर आ रहा है। जो भी फंक्शन दिया है लेमडा, ये चीज यहाँ रखिए, dm मिलेगा उसको यहाँ पे रख दीजिए, सॉल्व एंड गेट योर आंसर। तो इस केस में रॉड का सेंटर ऑफ मास यहाँ से कितना डिस्टेंस पर आ जाएगा, चेक कर लेते हैं। तो ये आपके पास होगा यहाँ कहीं, ये होगी 2l/3, और ये यहाँ पे cm आ जाएगा, इसका सेंटर ऑफ मास, ये आपके पास cm, इसमें l/2 है तो करवा देंगे, ठीक है। तो ये एक तरीका था, ये मैं सिखाना चाह रहा था जिससे कि आपको एक 1D बॉडी में एलिमेंट कैसे लिया जाए, उसका मास dm कैसे लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हैं तो 12th में आने वाली जो फिजिक्स है उसमें बहुत जगह ऐसे इंटीग्रेशन लेने पड़ेंगे, आपको एलिमेंट लेने पड़ेंगे, उसमें लिमिट कैसे ऑप्ट करेंगे, ये सीखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो चलिए एक और तरीका भी है, एक और बॉडी का हम सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद बाकी बॉडीज के डायरेक्टली लिख लेंगे। तो एक एग्जांपल और लेता हूं, दिस वाज द एग्जांपल नंबर 2 एंड दिस वाज एग्जांपल नंबर 1। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल 2 हो चुका है, पूरा सॉल्यूशन आपके सामने देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एग्जांपल 3 में। अभी हमने रॉड का लिया था, अब हम लेने जा रहे हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग, सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग, इसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर लिया जाता है। उसमें एलिमेंट कैसे लेते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इस चैप्टर के व्यू से मत पढ़िएगा कि यहीं पर यूज हो रहा है, हम सीधे रिजल्ट याद कर लेते हैं। अगर रिजल्ट से काम चलता तो मैं रिजल्ट लिख के आगे बढ़ जाता, अनडाउटली इस चैप्टर का काम चल जाएगा रिजल्ट से, लेकिन ये मैथमेटिक्स आना हर बच्चे को जरूरी है कि एलिमेंट कैसे लिया जाए। तो इन द केस ऑफ रिंग एलिमेंट कैसे लिया जाए ये सीखना भी जरूरी है, आपका बहुत जगह यूज होने वाला है।
तो इसको प्रॉपरली सीखिए, कैसे मैंने एलिमेंट लिया है, कैसे लिमिट लगाई, कैसे एंगल लिया है, ये सारी चीजें ध्यान दीजिएगा। तो चलिए एक रिंग ले लेते हैं। यहां पे मैंने एक सेमी सर्कल रिंग ले रखा है। ये अब मैंने मान लिया एक यूनिफॉर्म वायर से बना हुआ है, तो लेमडा ऑफ वायर इज कांस्टेंट। लेमडा ऑफ वायर इज कांस्टेंट। ये किसी वायर से बना होगा तो उसका लेमडा कांस्टेंट, वायर था उसको ऐसे मोल्ड करके रिंग बना दिया गया। और यहां पे मैंने कुछ एक्सेस दिखाए हुए हैं। ये इस रिंग का सेंटर रहा हुआ पॉइंट O है, रेडियस इज R, रेडियस R दी हुई है, पॉइंट O है, ठीक है। लीनियर मास डेंसिटी मैंने लेमडा ले ली, यूनिफॉर्म वायर से बना हुआ है। अब आपको क्या करना है, यहां पर भी कहीं ना कहीं ओरिजिन तो मानना ही पड़ेगा आपको। तो चलिए लेट अस सपोज इसी को y एक्सिस ले लेते हैं और इसको x एक्सिस मान लेते हैं। अब आपको यहाँ पे एक एलिमेंट लेना है रिंग का, तो यहाँ पे जो एलिमेंट लेते हैं वो एक एंगुलर एलिमेंट लिया जाता है। कैसे लेते हैं वो देखते हैं। आपको यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन मान लेनी होगी, ये x एक्सिस कोई रेफरेंस लाइन मान लीजिए। दिस वन इज रेड कलर से, दिस इज द रेफरेंस लाइन, रेफरेंस लाइन। अब यहां से एक एंगल पर इसका एलिमेंट लिया जाएगा। तो सपोज हमने यहां से थीटा एंगल पे एक डी थीटा एलिमेंट ले लिया, डी थीटा एलिमेंट ले लिया, डी थीटा। तो ये जो एलिमेंट आया हमारे पास, दिस वन, इसकी जो लेंथ आएगी, तो अगर आप देखें ये थीटा एंगल है और ये डी थीटा आपने लिया है, और ये रेडियस, ये जितनी लाइन सब मैं ज्वाइन कर रहा हूं सारी लाइन रेडियस ऑफ रिंग होगी। और इतना ये जो पोर्शन आए, ये जो लेंथ आई, दिस वन लेंथ, ये लेंथ होगी आर्क लेंथ इक्वल टू एंगल इनटू रेडियस से निकलेगी। तो रेडियस है आपके पास r है, एंगल है डी थीटा। तो ये आपके पास एक स्मॉल लेंथ dl कहते हैं या dx कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, एक ही बात है। तो ये इस पार्ट की स्मॉल लेंथ आ जाएगी जो मैंने ये दिखाई हुई है, दिस वन। अब आपको पता है कि यूनिट लेंथ का मास, लीनियर मास डेंसिटी लेमडा दिया है, मास ऑफ यूनिट लेंथ इसको बोलते हैं, मास ऑफ यूनिट लेंथ। लीनियर मास डेंसिटी आपको लेमडा दिया हुआ है, तो ये कंफर्म हो जाइए, यूनिट लेंथ का मास लेमडा है तो डीएल लेंथ का मास कितना होगा, उसी को डीएम कह दिया जाएगा। डीएम आपके पास है लेमडा इंटू डीएल। अभी मैंने पीछे भी पिछले लास्ट वाले में लिखा है डीएम इक्वल टू लेमडा इंटू डीएक्स। डीएक्स है उस एलिमेंट की लेंथ, तो यहाँ पे लेंथ को मैंने डीएल लिख दिया है, तो लेमडा इंटू डीएल बन जाएगा। तो डीएम आपके पास आ गया आर डी थीटा, सॉरी ये आपके पास आ जाएगा लेमडा इंटू डीएल, डीएम आ जाएगा लेमडा इंटू डीएल हो गया आर डी थीटा। ये आप पर डीएम आ चुका है। अब बात आती है उस वो जो एलिमेंट है, आपने यहाँ कहीं ओरिजिन ये डिफाइन कर रखा है, दिस वन इज ओरिजिन। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में उसके कोऑर्डिनेट क्या है, तो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें एक ट्रायंगल यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे इस पॉइंट को P मान लेता हूँ और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। दिस वन इज रेडियस R, इस ट्रायंगल में देखें, दिस वन इज रेडियस R, दिस एंगल इज थीटा। तो ये बेस जो होगा इस पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट होगा, जो एलिमेंट है x कोऑर्डिनेट, एंड दिस इज y कोऑर्डिनेट। तो आप देखेंगे दिस वन इज x कोऑर्डिनेट, ये आपके पास आ जाएगा r cos थीटा, एंड दिस वन इज r sin थीटा। r sin थीटा होगा, r cos थीटा होगा। तो आपके पास x y कोऑर्डिनेट जो आ गया वो आ गया r cos थीटा r sin थीटा। ये कोऑर्डिनेट आ चुके हैं, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे कोई x और y कोऑर्डिनेट दोनों आए, तो एक्सियम भी होगा ycm भी होगा, पॉसिबिलिटी हो सकती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हो सकता है कोई जीरो आ जाए, ठीक है।
तो वैसे मुझे पता है, आप लोग भी जानते होंगे कि इसका सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं इसी लाइन पर होता है जो वाई एक्सिस दिख रही है, तो इसके पास एक्स कोऑर्डिनेट 0 आएगा, लेकिन हम उसको भी सॉल्व करेंगे, देखते हैं कैसे। तो पहले मैं एक्सियम की बात करूंगा। एक्सियम सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा, एक्सियम, एक्सियम आएगा इंटीग्रेशन एक्स डीएम अपॉन इंटीग्रेशन डीएम। ठीक है, कुछ लिमिट्स लगेंगी, ये भी बहुत जरूरी चाहिए, वो देखेंगे अभी हम। इंटीग्रेशन एक्स, एक्स कोऑर्डिनेट आपके पास दिया हुआ है आर कॉस थीटा इंटू डीएम लेमडा आर डी थीटा, ये डीएम हो चुका है, अपॉन इंटीग्रेशन डीएम लेमडा आर डी थीटा, ये हो गया। ठीक है, अब ये लिमिट कहां से आता है, आप सोचिए, आपने ये रेफरेंस लाइन मानी है, इस रेफरेंस लाइन से थीटा एंगल पे एक छोटा सा एलिमेंट लिया है, ऐसे कितने एलिमेंट मिल करके आपका हाफ रिंग बन जाता है, सेमी सर्कुलर रिंग। तो थीटा 0 पे आपका पहला एलिमेंट यहाँ पे स्टार्ट होगा, और जैसे जैसे एंगल रोटेट करते जाएंगे और थीटा 180 पे ये लास्ट एलिमेंट होगा, तो यहां से लेकर के ये लास्ट एलिमेंट तक थीटा की जो लिमिट आएगी वो 0 से 180 होगी। तो दिस पॉइंट, मैं पॉइंट की नेमिंग कर देता हूं, दिस वन पॉइंट सपोज ए, दिस वन पॉइंट बी, हमें ए से बी तक सारे एलिमेंट कवर करना है। तो पहला एलिमेंट जो ए पे आएगा उसके लिए थीटा होगा 0 डिग्री, और लास्ट एलिमेंट जो बी पर आएगा उसके लिए थीटा होगा 180 डिग्री। तो थीटा 0 से लेकर के पाई तक, 0 से पाई तक ले लेते हैं। ठीक है, अब मैं आपको यहां पे इस स्टेप पे एक स्टार बना देता हूं। स्टार का मतलब ये है कि अगर ये सेमी सर्कुलर रिंग है तो लिमिट 0 से पाई आ गई है, अगर ये 1/4 रिंग होता यहां से लेकर टॉप तक होता, ठीक है, तो आप यहां 0 से लेकर के π/2 करते 90 डिग्री, 0 से π/2, तो भी आपको 1/4 रिंग के सेंटर ऑफ मास की लोकेशन मिल जाती। अगर ये कंप्लीट रिंग होता तो थीटा 0 से लेकर के 2π करते तो भी आपको इसकी लिमिट मिल जाती। तो मैं यहां नोट लिख देता हूं, स्टार का मतलब क्या है, 1/4 रिंग के लिए थीटा की वैल्यू होगी 0 to थीटा इक्वल टू π/2, कंप्लीट रिंग के लिए थीटा होगा 0 से थीटा इक्वल टू 2π। आपस सेमी सर्कुलर रिंग है, हाफ रिंग है, तो इसलिए यहां पे थीटा की लिमिट जो है वो 0 से π ली गई है। तो चलिए अपने स्टेप पे आते हैं, इसको सॉल्व कर ले। तो देखिए क्या क्या कांस्टेंट है जो बाहर आ जाएगा, लेमडा कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, तो ऊपर से देखेंगे एक्सियम इक्वल टू, इस स्टेप देखिएगा, एक लेमडा एक आर और एक आर, लेमडा इंटू आर स्क्वायर बाहर आएगा, लेमडा इंटू आर स्क्वायर बाहर आ गया। अब कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन होगा साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा लिमिट 0 से π अपॉन लेमडा आर बाहर है, और आप देख पा रहे हैं डी थीटा इंटीग्रेशन होगा थीटा 0 से π। लेमडा आर से एक लेमडा एक आर कैंसिल हो जाएगा, यहां बचा आर, और ये आएगा साइन π माइनस साइन 0 अपॉन π माइनस 0। तो आप देखिए साइन पाई होता है 180 डिग्री, और साइन 180 डिग्री की वैल्यू होती है 0, तो साइन 180 लिख लेगा साइन 90 प्लस 90 से, जो कॉस 90 बनाएगा तो 0 हो जाएगा, और साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है, तो एक्सियम 0 होगा। यानी कि आपका सेंटर ऑफ मास के पास कोई भी एक्स कोऑर्डिनेट नहीं होगा। ये इस बात को इंडिकेट करता है, अपने डायग्राम में है, ओरिजिन ये है, तो सेंटर ऑफ मास के पास कोई एक्स कोऑर्डिनेट नहीं, यानी वो वाई लाइन पर ही कहीं ना कहीं होगा। तो चलिए आप YCM निकाल लेते हैं, कितना आएगा। सिमिलरली YCM अगर हम कैलकुलेट करें तो YCM कैसे आएगा, YCM चेक कर लेते हैं। YCM इंटीग्रेशन YDM अपॉन इंटीग्रेशन DM, लिमिट्स लगा दीजिए। इंटीग्रेशन y कोऑर्डिनेट आप देखिए आपने लिख रखा है, ये देखिए इसका y कोऑर्डिनेट ये वाला है r sin थीटा, ये लिखा हुआ r sin थीटा, ठीक है,
बाकी चीजें डीएम आपके पास है, डीएम है आपके पास लेमडा आर डी थीटा, लेमडा आर डी थीटा। तो वाई डीएम तो आर साइन थीटा इंटू लेमडा आर डी थीटा अपॉन इंटीग्रेशन लेमडा आर डी थीटा। लेमडा आर कांस्टेंट है, मैं यहीं भी कैंसिल कर सकता हूँ, एक आर बाहर आ जाएगा और लिमिट 0 से पाई लगाएंगे, 0 से पाई, एक आर बाहर आ चुका है। साइन का इंटीग्रेशन, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस थीटा 0 से पाई अपॉन ये आप पास आएगा डी थीटा का इंटीग्रेशन जो होगा वो थीटा बन जाएगा और थीटा की वैल्यू 0 से पाई। तो माइनस इसका बाहर ले लिया है, ये आर हो गया, कॉस पाई माइनस कॉस 0 डिग्री अपॉन पाई, तो माइनस आर माइनस वन अपॉन पाई, दिस बिकम्स वाई सी एम जो आपके पास आ जाएगा प्लस 2r अपॉन पाई हो जाएगा। तो ये जो सेंटर ऑफ मास आपके पास आया ये कहां पर होगा, 2r अपॉन पाई पर। तो चलिए मैं आपको समझा देता हूं, यहां पे रिजल्ट लिख देता हूं। अगर आपके पास ये सेमी सर्कुलर रिंग है इस टाइप से, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, ये चीजें आप देख लीजिए। तो इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा वो इस लाइन पर आएगा, दिस वन, ये जो वाई एक्सिस मैंने वहां बनाई थी। तो जो कंप्लीट रिंग का सेंटर ओ था वहां से 2r अपॉन पाई डिस्टेंस पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा दिस वन इज CM एंड दिस डिस्टेंस इज 2r अपॉन पाई, जहां r इसकी रेडियस थी, ठीक है। बट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास जिस वायर से बनाया गया है उसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट होना चाहिए। अगर उसमें भी एंगल वाइज मास का वेरिएशन करा दे तो उसका एक फंक्शन दिया होगा, आप बस लेमडा कैलकुलेट करते समय, डीएम कैलकुलेट करते समय उस लेमडा को जो फंक्शन दिया वो यहां रख देंगे तो भी सेंटर ऑफ मास की लोकेशन आ जाएगी। तो यहाँ पे दो ये कैलकुलेशन बताने के पीछे मेरा एम था कि मैं आपको वो चीज सिखा सकूं कि एक लीनियर एलिमेंट लेना है कहीं तो वहां पे एलिमेंट और उसकी लिमिट कैसे डिसाइड करते हैं, और कोई एंगुलर एलिमेंट लेना है तो लिमिट और उसके एलिमेंट के मास डीएम को कैसे डिसाइड करेंगे। आई होप सो कि आपने इसमें सीखा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं, कुछ रिजिड बॉडीज के मोमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास की लोकेशंस होती हैं उनको देख लेते हैं, और वो रिजल्ट अब आपको डायरेक्टली याद रखने, प्रूविंग सबकी है लेकिन दिस इज ए काइंड ऑफ मैथमेटिक्स, ये आपको किसी बुक में मिल जाएगी, अगर आप मैथ्स स्टूडेंट हैं उसको देख सकते हैं। बट प्रॉब्लम सॉल्व करने प्रूविंग की अब हमें कोई जरूरत नहीं है, दो एलिमेंट में आपको सिखाना चाहता था तो वो आपने देख लिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ बॉडीज का अगर कंप्लीट बॉडी है, जैसे स्फीयर हो गया, रिंग हो गया, डिस्क हो गया, सिलेंडर हो गया, हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, तो इनका सेंटर ऑफ मास उनके ज्योमेट्रिकल सेंटर ही होंगे, ठीक है। तो उनकी बात मैं नहीं करता हूँ, ज्योमेट्रिकल सेंटर आप सभी जानते हैं। मेरे लिए कुछ स्पेशल डिवाइसेस है जो कट करने के बाद बनती है, तो मैं उनके सेंटर ऑफ मास लिखता हूँ आपके सामने, ठीक है। तो चलिए आप चलते हैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडीज के कुछ रिजल्ट जान लेते हैं और उन पर बेस्ड प्रॉब्लम कर लेते हैं। तो लेट स्टार्ट सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडीज। तो जैसे हमारे पास कुछ रिजिड बॉडीज हैं जिनके फ्रिक्वेंटली सेंटर ऑफ मास पूछे जाते हैं, जिनका यूज करना पड़ता है, तो पहले हम उनकी लिस्ट देख लेते हैं कौन कौन सी बॉडीज हैं। तो मैं कंप्लीट बॉडीज के बारे में बात करूं तो जैसे रिंग हो गया, मैं लिख देता हूं रिंग। रिंग के कैसे बात करूं तो इसका कंप्लीट रिंग है, तो इसका सेंटर ऑफ मास, इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा CM, ये होगा। अगर आपके पास सेमी सर्कुलर रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, ये चीज हमने अपने लास्ट वीडियो में प्रूव भी की है। तो सेमी सर्कुलर रिंग कुछ इस टाइप से होगा, ऐसे। तो ये अगर कंप्लीट रिंग का सेंटर था तो यहां से ये जो एक्सिस जा रही है इसको बाइसेक्ट करते हुए, तो यहां पर होता है एंड दैट डिस्टेंस इज 2r अपॉन पाई। 2r अपॉन पाई डिस्टेंस पे होता है जहां की r इसकी रेडियस है, ठीक है। तो ये CM आएगा सेंटर ऑफ मास। अगर मैं दूसरा पॉइंट ले लूं डिस्क, तो डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहां होगा, तो कंप्लीट डिस्क अगर आपके पास है तो उसका सेंटर ऑफ मास भी अपने ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा, ये डिस्क जैसा मैंने कुछ दिखा दिया।
तो इसका सेंटर ऑफ मास अपने ज्योमेट्रिकल सेंटर पर ही होगा, CM। ठीक है, अब आता है तीसरा पॉइंट, सेमी सर्कुलर डिस्क। सेमी सर्कुलर डिस्क की बात करें तो इस टाइप से आएगी। चलिए मान लेते हैं सेमी सर्कुलर डिस्क, तो इसका ये पॉइंट होगा। तो जो इसका कॉमन सेंटर था वहां से 4r/3π डिस्टेंस पे, 4r/3π डिस्टेंस पे CM होता है, CM, एंड दिस डिस्टेंस इज 4r/3π, where r is the radius of this, r रेडियस होगी। ठीक है, अब आते हैं अगले पॉइंट पे, थर्ड पॉइंट। रॉड का तो आपको पता ही है, इसका भी हमने प्रूफ कर लिया है। रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? रॉड का सेंटर ऑफ मास भी उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर यानी मिड पॉइंट पर ही होगा। यूनिफॉर्म, ये जितनी भी मैं केसेस बता रहा हूं इन सारे केसेस में ध्यान, अगर डेंसिटी यूनिफॉर्म है, ग्रेविटी यूनिफॉर्म है, तो ये सेंटर ऑफ मास हो जाएगा CM एट द डिस्टेंस L/2 फ्रॉम एनी वन एंड। ठीक है, फोर्थ आएगा सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? जैसे सॉलिड स्फीयर, तो सेंटर ऑफ मास भी इसका वहीं पर होगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर CM। अब फिफ्थ है हेमीस्फेरिकल। हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? तो अब इसी को अगर मैं हाफ कट कर दूं, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ जाएगा? तो इस टाइप से है। आप देखिएगा एक डायग्राम 3D व्यू में दिखा देता हूं थोड़ा सा, इस टाइप से ये इसका सेंटर रहा होगा। तो इसको बाइसेक्ट करने की जो लाइन है, यहां से ये 3r/8 डिस्टेंस पर होता है, ये CM है, एंड दिस डिस्टेंस इज 3r/8, वेयर r इज द रेडियस ऑफ स्फीयर। ये r इसकी रेडियस और 3r/8 पर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज, अब हॉलो स्फीयर ले लेते हैं, फिफ्थ। देन सिक्स इज हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर का सेंटर ऑफ मास जो होगा वो भी अपने ज्योमेट्रिकल सेंटर पर ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। ये CM है ज्योमेट्रिकल सेंटर पर, ये डायमीटर हो जाएगा इसका। ठीक है, सेवेंथ है हेमीस्फेरिकल सेल, यानी कि मैं इसको भी हाफ कट कर दूं तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? इस टाइप से। ऊपर वाले को मैं कुछ ऐसे दिखा दूं, ये सॉलिड है, और हेमीस्फेरिकल सेल की बात कर ले तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा वो देख लेते हैं, कुछ इस टाइप से। तो ये इसका O सेंटर रहा होगा, इसमें बाइसेक्टर लाइन जो होगी यहां पर होगा, एंड दिस इज एट अ डिस्टेंस r/2। सेवेंथ हो गया। एट्थ नंबर, अगर हमारे पास एक कोन है इस टाइप से, कोन में भी हो दो हो सकते हैं, एक सॉलिड कोन। अगर ये इसकी हाइट h है, दिस वन इज बेस एंड द सेंटर ऑफ बेस, दिस हाइट इज h, दिस हाइट इज h। तो सॉलिड कोन का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो यहां से h/4 डिस्टेंस पर होता है, h/4 डिस्टेंस पर, दिस इज CM, बेस से h/4 पर। नाइन्थ नंबर हमारे पास आता है हॉलो कोन। तो हॉलो कोन का जो सेंटर ऑफ मास होगा उसकी बेस से एक अलग हाइट होगी, दिस वन, ये हाइट h है, तो ये सेंटर ऑफ मास यहां होगा, एंड दिस हाइट इज h/3, ये h/3 होती है। नेक्स्ट 10th नंबर। अब 10th नंबर की मैं बात करूं तो जैसे हमारे पास एक स्क्वायर प्लेट आती है, स्क्वायर प्लेट, स्क्वायर प्लेट का जो CM होगा वो उसके डायगोनल के इंटरसेक्शन पॉइंट पर होगा, दीज आर डायगोनल्स एंड उसका इंटरसेक्शन पॉइंट ये हो जाएगा।
11th रेक्टेंगुलर प्लेट, रेक्टेंगुलर प्लेट का भी सेंटर ऑफ मास उसके जो भी डायगोनल्स हैं उसके इंटरसेक्शन पॉइंट पर होगा, दिस वन, दिस इज CM। तो ऐसे कुछ बॉडीज हैं जिनके सेंटर ऑफ मास मुझे याद होने चाहिए, ठीक है आप लोगों को। तो मेनली इसका देख लीजिएगा, बहुत कम यूज होते हैं इसलिए बच्चे भूल जाते हैं, तो इनको याद रखिएगा। बाकी तो ज्योमेट्रिकल सेंटर ही याद करने की जरूरत ही नहीं है। इनका देखिएगा कम यूज होते हैं, रोलिंग वगैरह में भी इनका यूज नहीं होता ज्यादा, तो इसी याद रखिएगा। हॉलो कोन, सॉलिड कोन हो गया, और हेमिस्फेरिकल सेल और हेमिस्फीयर इनका याद रखिएगा, और सेमी सर्कुलर डिस्क और सेमी सर्कुलर रिंग, ये ऐसे हैं जो फ्रिक्वेंटली यूज नहीं होते, जनरली आपके माइंड से उतर जाएंगे। और एक ज्योमेट्रिकल सेंटर टाइप इनका ऐसा कुछ नहीं है, तो इसलिए उसको वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। वो यूज में नहीं होते हैं, वो भी ज्योमेट्रिकल सेंटर है लेकिन यूज में नहीं होते, तो इसलिए याद रखिएगा। तो ये मेरा सजेशन है कि मेनली जो मैंने पॉइंट्स बताए उनको याद रखिएगा। तो चलिए इस पे कुछ प्रॉब्लम ले लेते हैं एज ए एग्जाम्पल। जैसे कुछ कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1, कुछ कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम लेते हैं। सपोज हमारे पास एक ये लेट अस सपोज ये हमारे पास एक डिश है, और इसके साथ साथ डिश एक प्लेट टाइप होगी कुछ इस टाइप से, और इसके साथ साथ हमने एक प्लेट ऐड कर दी, लेट अस सपोज कुछ ऐसे। कुछ हमने दोनों चीजें एक दूसरे से लेट अस सपोज कनेक्टेड ही हैं यहां से, ठीक है। और दिस इज L, दिस इज स्क्वायर प्लेट एंड दिस इज डिश। इनमें यूनिफॉर्म मास डेंसिटी है और वो भी सेम है दोनों में, ठीक है। एक बड़ी सी प्लेट से मैंने एक डिश कट कर लिया, एक बड़ी सी प्लेट से मैंने एक स्क्वायर प्लेट कट कर लिया, ठीक है। इनको कांटेक्ट रख दिया, तो इसका सेंटर ऑफ मास ये होगा, इसका CM ये होगा, ये CM2 है एंड दिस इज CM1 है। इनके सेंटर ऑफ मास को ज्वाइन करने वाली एक लाइन होगी, वो लाइन में दिखा देता हूँ, दिस वन इज लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर ऑफ मासेस एंड द डायमीटर ऑफ दिस इज आल्सो L, इसका डायमीटर भी L है, ठीक है। अब ये दो कंपोजिट सिस्टम की बॉडीज है, एक पूरा सिस्टम बन गया, 2 बॉडीज का कंपोजिट सिस्टम है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ कंपोजिट सिस्टम, कंपोजिट सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की लोकेशन कहां से निकलेगी, कैसे होगी। तो पहला तो गेस हमें लगाना होता है कि यहाँ पे कंपोजिट सिस्टम है तो सेंटर ऑफ मास कहां होगा। तो हम ऐसा मान लेते हैं पूरी बॉडीज को का टोटल मास मुझे पता है कि हम सेंटर ऑफ मास पे सेंटर्ड मान सकते हैं। तो जब कभी भी दो ऐसी बॉडीज आ जाएं जिनके मतलब 2D बॉडीज में, खासकर 2D में, 3D में भी एक कॉन्सेप्ट लगाया जा सकता है, तो हमेशा सेंटर ऑफ मास हैवी बॉडी के पास में होगा। तो अगर मैं आपको दिखाऊं एक्सपेक्टेड, तो ये डिस्टेंस कितनी है, दिस इज L/2 रेडियस ऑफ द, दिस इज L/2 रेडियस ऑफ द डिस्क एंड दिस इज आल्सो L/2 हाफ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर प्लेट L/2। तो ये इनका एक कॉमन जंक्शन पॉइंट है, तो सेंटर ऑफ मास यहां तो नहीं होगा। अब आप कहेंगे आपने ऐसा क्यों कह दिया, यहां नहीं होगा। तो हमेशा सेंटर ऑफ मास हैवी बॉडी के सेंटर ऑफ मास के क्लोज होगा, ऑल द टाइम द सेंटर ऑफ मास इज क्लोज टू सेंटर ऑफ मास ऑफ हैवी बॉडी। तो कंपोजिट सिस्टम का सेंटर ऑफ मास हैवी बॉडी के सेंटर ऑफ मास के क्लोज होगा। तो हैवी बॉडी यहाँ कैसे डिसाइड होगी, यानी इसका मास ज्यादा हो। मास किसका ज्यादा हो, क्योंकि 2D बॉडी है तो इसका एरिया ज्यादा होगा, क्योंकि डेंसिटीज यहाँ पे देखिए सेम लिखी हुई है, तो जिसका एरिया ज्यादा होगा उसका मास भी ज्यादा होगा। तो एरिया किसका ज्यादा होगा, एरिया A1, इसको मैंने 1 मान लिया 1 बॉडी, इसको मान लिया 2 बॉडी, तो A1 हमारे पास होगा L²। अब A2 क्या होगा, डिस्क का एरिया, A2 का पाई R², R है इसकी L/2 स्क्वायर,
दिस इज पाई एल स्क्वायर बाई 4। अब आप जानते हैं दिस इज पाई बाई 4 टाइम्स ऑफ एल स्क्वायर। आप जानते हैं पाई जो होता है वो 3.14 होता है, तो ये रेशियो जो होगा पाई बाई 4 लेस देन 1 होगा, यानी इसका एरिया एल स्क्वायर से कुछ कम आएगा और इसका एरिया ज्यादा है एल स्क्वायर, तो A1 इज ग्रेटर देन A2। यहां पे A1 इज ग्रेटर देन A2 है, हेंस लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज क्लोज टू CM1। CM1 पॉइंट है सेंटर ऑफ मास ऑफ फर्स्ट बॉडी, ठीक है। और इसका मतलब ये हो गया, आपसे पूछा जाता है कई बार ऐसा क्वेश्चन कि सेंटर ऑफ मास ऑफ कंपोजिट सिस्टम इस स्क्वायर प्लेट के अंदर होगा या इस डिस्क के अंदर होगा, सर्कुलर प्लेट के अंदर, तो कंफर्म हो जाइए मिड पॉइंट जो है, तो इसमें से दोनों डिस्टेंस सेम है और हमने रिजल्ट निकाला है कि लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज क्लोज टू CM1, तो CM1 में क्लोज होगा, तो थोड़ा सा लेफ्ट आएगा, लेफ्ट आने मतलब इनसाइड द स्क्वायर प्लेट, तो ये रिजल्ट आएगा इनसाइड स्क्वायर प्लेट, स्क्वायर प्लेट। तो यहां पे मैंने जैसे चेक कर लिया, कॉन्सेप्ट मेरा ये है कि लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ कंपोजिट सिस्टम इज क्लोज टू द सेंटर ऑफ मास ऑफ हैवी बॉडी। तो हैवी बॉडी मतलब इसका मास ज्यादा हो, मेन कॉन्सेप्ट तो ये है। अब क्योंकि प्लेनर बॉडीज है, 2D बॉडीज है, तो इनका मास इनके एरिया के रेशियो में होगा, तो जिसका एरिया ज्यादा था उसके सेंटर ऑफ मास से क्लोज कंपोजिट सिस्टम का सेंटर ऑफ मास मिल गया। अगर यहीं पर 3D बॉडी होती, सपोज एक स्फीयर होता और एक क्यूब होता, तो उन दोनों में हम एरिया नहीं, अब क्योंकि वो 3D बॉडीज है तो मास उसका ज्यादा होता जिसका वॉल्यूम ज्यादा था, तो हम वहां A1 A2 कंपेयर ना करके वॉल्यूम कंपेयर करते हैं, जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, दोनों कांटेक्ट में रखी हैं, तो कंपोजिट सिस्टम का सेंटर ऑफ मास उस बॉडी के अंदर आएगा जिसका वॉल्यूम ज्यादा है, तो वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मास। क्लियर है? और 1D बॉडी में लेंथ के लिए कर सकते हैं सेम काम, तो 1D में लेंथ डिफाइंड हो जाएंगी, 2D में एरिया से कंपेयर कर लेंगे और 3D में हम वॉल्यूम से कंपेयर करेंगे। तो ये जो बात मैं बोल रहा हूं इसको एज ए नोट्स बना के जरूर लिख लीजिएगा कि अगर 3D बॉडी आती है, जो मैंने कंपेरिजन एरिया का किया है वही कंपेरिजन आपका वॉल्यूम का होगा। 1D बॉडी आती है, जो कंपेरिजन मैंने एरिया का किया है वही कंपेरिजन लेंथ पे हो जाएगा। तो ऐसा करके आप इनको यूज कर सकते हैं। अगर एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी हो तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, तो चलिए वो वैल्यू दिखाते हैं आपको कैसे निकालेंगे। तो इस प्रॉब्लम को मैं उठा के नीचे ले लेता हूं। ये आ गई प्रॉब्लम। चलिए अब आपको दिखाते हैं वैल्यूज फिर से। अब यहां पे जब आपको वैल्यूज निकालनी एग्जैक्टली कितने डिस्टेंस पर होगा, तो ये निकालने के लिए आपको कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट सिस्टम मानना होगा और कोऑर्डिनेट सिस्टम मान करके ही हम निकाल सकते हैं। तो पहले देखते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लेते हैं। सपोज दिस लाइन इज एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, ये हमने एक्स एक्सिस मान लिया, और मैं बड़ी बॉडी के सेंटर को ही मान लेता हूं ओरिजिन, सॉरी इसको ही ओरिजिन मान लेता हूं, एंड दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे बॉडीज के मासेस के रेशियो से ही डिसाइड होता है। अगर आपको याद हो हमारी पिछली क्लास में जो पॉइंट मासेस के सेंटर ऑफ मास बताए थे, तो वहां पे पॉइंट हुआ करता, तो यहाँ बॉडीज आ गई, तो अब क्या करेंगे, तो बॉडीज को भूल जाइए आप, यहाँ पे बॉडीज का टोटल मास जो है उनके सेंटर ऑफ मास से मान लीजिए और उसको पॉइंट मास मान करके वही फॉर्मूला लगा दीजिए कंपोजिट सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का, जो मैंने वहां लिखाया था। अगर आपको याद हो तो वहां मैंने XCM लिखवाया था, M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस एंड सो ऑन अपॉन M1 प्लस M2 प्लस एंड सो ऑन। ये मैंने पॉइंट बॉडी सिस्टम में n बॉडीज के पॉइंट बॉडी सिस्टम में x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखवाया था। यहां मासेस की बात चल रही है, वो पॉइंट मास हुआ करते थे, तो हम क्या करेंगे, इस पूरी बॉडी के जो ये पूरी बॉडी है उसको पूरी बॉडी नहीं एज्यूम करके उसके सेंटर ऑफ मास पे ही टोटल मास रख देंगे जो इस बॉडी का है, तो पॉइंट मास बन गया। तो एक पॉइंट मास ये दिख जाएगा आपको, और इस पूरी बॉडी का जो टोटल मास है उसको यहाँ पे रख दीजिए, एज्यूम मान लीजिए, और बॉडी को भूल जाइए, तो दूसरा पॉइंट मास ये बन गया। अब ये दो पॉइंट मास है कंपोजिट सिस्टम का, मैं सेंटर ऑफ मास चाहिए, तो इस फॉर्मूले को दो स्टेप तक यूज कर लेंगे। अब रही बात मास की,
तो मास निकालने तो लीनियर मास डेंसिटी पता हो, तो मास ना निकाल करके, क्योंकि ये मैंने अभी आपको बोला कि मास का जो रेशियोज है वही आपके एरिया के रेशियो में आएगा। इन द केस ऑफ 2D बॉडीज, इन द केस ऑफ 1D बॉडी वो लेंथ के रेशियो में हो जाएगा, इन द केस ऑफ 3D बॉडी वो वॉल्यूम के रेशियो में हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ फॉर्मूला हमारा नया जो बन जाएगा एक्ससीएम, वो होगा A1x1 प्लस A2x2 प्लस एंड सो ऑन अपॉन A1 प्लस A2 प्लस एंड सो ऑन। ऐसे ही YCM हम निकाल लेंगे, A1y1 प्लस A2y2 प्लस एंड सो ऑन अपॉन A1 प्लस A2, ये हम निकाल लेंगे। तो इसके लिए हमें कोऑर्डिनेट चाहिए, तो आप पूरी बॉडीज को भूल जाइए, इस स्क्वायर प्लेट को मैं भूल जाता हूं, इसके पूरी बॉडी को मैं का जो मास हो इस पॉइंट पे सेंटर मान लेता हूं। इस सर्कुलर प्लेट यानी डिस्क को मैं भूल जाता हूं, उसका पूरा मास यहां सेंटर मान लेता हूं, ठीक है, और इनके कोऑर्डिनेट डिफाइन कर देता हूं। कहीं ना कहीं मुझे रेफरेंस ओरिजिन मानना होगा, और बेटर होगा कि आप किसी एक बॉडी के सेंटर ऑफ मास में ओरिजिन मान लें, तो उसके कोऑर्डिनेट 0 आ जाने से आपकी कैलकुलेशन में थोड़ी राहत मिल जाएगी और आसान हो जाएगा। तो चलिए मैं डेटा लिख देता हूं। A1 आप पास L² इसका, A2 पाई L²/4 है, इसकी रेडियस L/2 हो तो पाई L²/4 हो जाएगा। अब इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट, ये इसके कोऑर्डिनेट होंगे, ही मैंने ओरिजिन मान रखा है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,0, तो x1, y1 जो होगा वो 0,0 होगा, और x2, y2 जो हमारे पास आएगा वो हो जाएगा यहां से यहां तक की डिस्टेंस चेक करके रखनी है L/2 एंड L/2। x कोऑर्डिनेट तो y है ही नहीं, तो L,0। तो आप देख पा रहे हैं दोनों के y कोऑर्डिनेट 0 ही यहाँ पे पुट होने, तो YCM तो आएगा ही, यानी का सेंटर ऑफ मास इसी x लाइन पर होगा, उसके पास सिर्फ XCM होगा, YCM होगा ही नहीं, x कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। तो चलिए XCM निकाल लेते हैं, XCM कैलकुलेट करते हैं। XCM एज पर फॉर्मूला A1x1, A1 हमारे पास है L², x1 है 0 प्लस A2x2, तो A2 हमारे पास है पाई L²/4 इंटू x2 है L अपॉन A1 प्लस A2, तो A1 L² है प्लस पाई L²/4। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो टर्म 0 हो चुका है, ये हो जाएगा पाई/4 L³ अपॉन L² बाहर ले लीजिए, तो 4 प्लस पाई/4, ठीक है, तो ये एक L बच जाएगा। तो XCM आपके पास आ जाएगा, XCM जो भी आएगा वो दैट इज, एंड दिस 4 कैंसिल आउट, तो आपके पास हो जाएगा पाई अपॉन 4 प्लस पाई, चेक कर लीजिए गलत तो नहीं हुआ, L² से एक L बच गया, पाई बचा रहेगा, ये 4 था तो 4 भी कैंसिल हो चुका है, राइट, ठीक है, तो सही है ये इंटू L। अब आप गौर देखिए जो XCM आया है, तो मैं कंफर्म कर सकता हूं ये पाई है 3.14 अपॉन 4 प्लस 3, ये कितना हो जाए 7.14 इंटू L, एंड दिस वैल्यू इज लेस देन L/2। आप चेक कर लीजिएगा ये वैल्यू लेस देन L/2 है। 3.14 का डबल जो होता है तो डबल से ज्यादा चीज आएगी, 3.14 डबल हो जाएगा 6.28, तो 7 है, तो यानी L/2 से भी कम आएगा, यानी 0.5 L से कम है, हेंस प्रूव कि सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं यहां एग्जिस्ट करेगा इनसाइड दिस, और ये मैं वैल्यू लिख देता हूं, दिस इज CM कंपोजिट सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकल आया दिस पॉइंट, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 2 से ज्यादा बॉडी कहीं एक दूसरे के कांटेक्ट में होती या कांटेक्ट से दूर भी होती तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता ना, करने का तरीका यही था, कहीं भी ओरिजिन ले लेते, हर बॉडी का सेंटर ऑफ मास से कोऑर्डिनेट डिफाइन करिए, उनके एरिया लिखिए और फॉर्मूला पुट कर दीजिए। 3 बॉडी है तो 3 टर्म तक उस फॉर्मूले को यूज कर लीजिए। फॉर आई होप सो फंडा इज क्लियर। एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम लेने जा रहा हूं, अब एक बॉडी से कुछ पार्ट रिमूव कर लिया जाए तो आप सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, एक बेसिक प्रॉब्लम में ही आता है, तो लेट स्टार्ट। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल 2 लेते हैं। लेट अस सपोज ये मैंने एक स्क्वायर ले लिया है हैविंग साइड L, A B C एंड D, ये स्क्वायर प्लेट है
और साइड लेंथ L इसकी दे देता हूं। यहां से मैंने स्क्वायर प्लेट को 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया, कुछ इस टाइप से और एक इस टाइप से। ये पूरे सिस्टम का CM रहा होगा, पॉइंट O इस पूरे सिस्टम का CM रहा होगा, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, 4 सेगमेंट में डिवाइडेड है। अब मैंने इसमें क्या किया, एक पॉइंट देता हूं आपको, दिस वन पार्ट, ये आपको जो दिख रहा है दिस इज रिमूव्ड। इतने पार्ट को मैंने रिमूव कर लिया, कट कर दिया, रिमूव फ्रॉम सिस्टम। मैंने इसका 1/4 पार्ट जैसा डायग्राम दिखाया है तो उसको रिमूव कर लिया। अब जो 1/4 पार्ट निकला है वो भी अपने आप में एक स्क्वायर है, अगर आप देख पाए तो वो L/2 साइड का एक स्क्वायर प्लेट है, L/2 एंड दिस इज ऑल्सो L/2। L/2 साइड स्क्वायर प्लेट रिमूव कर लिया। फाइंड लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रेस्ट पार्ट। अब जो बचा हुआ पार्ट है उसके सेंटर ऑफ मास की आपको लोकेशन निकालनी है। अब क्या करेंगे, अभी तक जैसे हमने ऊपर देखा 2 बॉडी ऐड हो रही थी तो मैंने A1 X1 A2 X2 एंड सो ऑन ऐसा लिख दिया। अब क्या करें, क्यों 2D बॉडी में ले रहा हूं तो मासेस का जो रोल है वो एरिया के रोल पे वेरीफाई हो जाएगा, तो हम मास की जगह हम एरिया यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक्सियम वाइसियम निकालने के क्या तरीके होंगे, कंपोजिट सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ शिफ्ट हुआ होगा, उसकी एग्जैक्ट पॉइंट O से क्या डिस्टेंस होगी, कैसे निकालेंगे। तो चलिए 1 बाय 1 मैं आपको पूरा आइडिया देता हूँ कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसको करने का तरीका क्या हो, फॉर्मूले क्या होंगे तो मैं आपको बता दूं। एक्सियम निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो होगा A इंटू एक्स माइनस A1 X1 माइनस A2 X2 एंड सो ऑन अपॉन A माइनस A1 माइनस A2 एंड सो ऑन। YCM निकालने का फॉर्मूला भी ऐसे ही होगा, A इंटू वाई माइनस A1 Y1 माइनस A2 Y2 एंड सो ऑन अपॉन A माइनस A1 माइनस A2 एंड सो ऑन। अब मैं यहाँ पे सिंबल्स इमेज बता दूं, वहां कुछ ऐड हो रहा था, यहाँ कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो मैं आपको यहाँ वैल्यूज लिख दूं। जो आपके पास A है, एरिया ऑफ होल बॉडी है, होल बॉडी बिफोर कटिंग। कटिंग करने के पहले पूरी बॉडी का एरिया होगा ये, तो मैं लिखता भी चलता हूं। A होगा आपके पास L स्क्वायर A1 A2 एंड सो ऑन, यह है एरिया ऑफ रिमूव पार्ट। जैसे मैंने डायग्राम में दिखाया कि मैंने इस पूरी बॉडी से कोई एक ही पार्ट कट किया, हो सकता था मैं यहां से भी एक पार्ट ये कट कर लेता, तो 2 पार्ट कट किए जाते। तो ये A1 पहले पार्ट का एरिया होता है, A2 दूसरे पार्ट का। A2 मैंने मान लो इतना कट कर लेता तो दूसरे पार्ट का एरिया होता। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक ही कट किया तो हमारा फॉर्मूला सिर्फ यहाँ से लेके फर्स्ट स्टेप तक लिमिटेड होगा, AX माइनस A1 X1 यहाँ तक लिमिटेड अपॉन A माइनस A1। कोई तीसरा पार्ट कट करते तो 3 A2 तक भी आ जाता। तो इस टाइप से हम इसको यूज कर सकते थे। अब बात आती है X Y क्या है। तो X और Y जो मैंने कैपिटल लेटर पे लिखा हुआ है, बाकी उसके बाद X1 Y1 X2 Y2 आए हैं। X Y है कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ होल बॉडी बिफोर कटिंग। कटिंग करने के पहले पूरी बॉडी के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट थे X और Y, X1 Y1 और X2 Y2। ये क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमूव पार्ट। यानी जैसे मैंने एक पार्ट रिमूव किया, इसका कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होगा, उस सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट इस पूरे में हमें कहीं ना कहीं ओरिजिन मानना है, रेफरेंस पॉइंट। उसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में पूरी बॉडी के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट दिखाने, उसी ओरिजिन यानी उसी रेफरेंस के रिस्पेक्ट में हमें रिमूव पार्ट के सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट निकालने। तो अगर एक पार्ट रिमूव किया जाए तो उसके सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट X1 Y1 होंगे, दूसरा किया जा रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे सेंटर ऑफ मास के X2 Y2 एंड सो ऑन। क्योंकि मैं यहाँ 2D में बात कर रहा हूं तो X1 Y1, अगर 3D होती कोई
तो यहाँ x1 y1 और z1 भी इन्वॉल्व होता है। होल बॉडी के सेंटर ऑफ मास में 3 कोऑर्डिनेट होते हैं x y z, तो यहाँ xcm ycm ऐसे zcm भी लिखा जाता इन द केस ऑफ जैसे स्फीयर पे है कोई पार्ट रिमूव करें, तो वो चीजें आपको माइंड रखनी है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने पार्ट में। अब क्या होगा, तो आपको सबसे पहले हमें ओरिजिन मानना है। तो मेरी सलाह है, इसके पहले एग्जांपल मैंने आपको बताया, कभी आपको कोऑर्डिनेट निकालना किसी एक बॉडी के सेंटर को आप ओरिजिन मान लीजिए। तो सपोज मैंने यहाँ पे ओरिजिन मान रखा है, होल बॉडी के सेंटर को मैंने ओरिजिन मान लिया है, और ये आपने एक्स एक्सिस डिफाइन कर दी और ये आपने वाई एक्सिस डिफाइन कर दी। एक्स और वाई एक्सिस हमारे पास हो गई है, ठीक है। एक्स एक्सिस डिफाइन कर दिया आपने, वाई एक्सिस डिफाइन कर दी, क्लियर है। जस्ट अ मिनट, चलिए एक्स और वाई एक्सिस डिफाइंड हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो आप देखेंगे आपका जो बॉडी का होल बॉडी का सेंटर ऑफ मास है उसके कोऑर्डिनेट तो 0 0 हो जाएंगे, क्योंकि आपने उसके सेंटर को ही ओरिजिन मान लिया है। तो एक्स कॉमा वाई आपके पास 0 0 आ जाएगा। अब जो पार्ट रिमूव किया गया उसका एरिया A1 कितना होगा, तो आप देखेंगे वो भी अपने आप में स्क्वायर प्लेट 1/4 पार्ट है, तो पूरे का 1/4 एरिया हो जाएगा, तो L/4 हो जाएगा, L²/4। साइड L/2 L/2 मल्टीप्लाई करके L²/4। अब इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x1, y1 क्या होंगे, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट। तो चलिए चेक करते हैं सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट। तो ये यहां से ऐसे चलेंगे, ऐसे आएंगे, दिस वन, ये O डैश जो होगा, ये पॉइंट था आपका O पॉइंट, और ये O डैश पॉइंट होगा। O डैश के जो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट आपके पास आए, तो आप देखें L/2 ये जा रहे हैं, L/2 पूरी साइड है, तो L/4 ये गया, L/4 ये गया। दिस इज L/4 एंड दिस इज ऑल्सो L/4। देखिए L/4 एंड L/4 नीचे, तो आपके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे L/4 माइनस L/4। ये आपके पास सारे डेटा लिखे हुए हैं, L/4 माइनस L/4। फिर से देख लें, होल बॉडी का एरिया जो है आपके पास L² है, इसके ओरिजिन यही हमने मान लिया है, तो इससे x, y इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट जो आएंगे वो 0 0 हो जाएंगे। फिर मैंने जो रिमूव पार्ट है ये, इसका एरिया L²/4 होगा, साइड लेंथ L/2 है, इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट L/4 मींस L/4 माइनस L/4 डाउनवर्ड है। तो यहाँ पास आ गया। अब ये डेटा जो आप पास आ चुके हैं इनको इन फॉर्मूले में रखिए, ये विल गेट द आंसर। तो चलिए चेक कर लेते हैं क्या आता है आंसर। तो ये हमारे पास फॉर्मूले लिखे हुए हैं, दिस वन। तो XCM सॉल्व करेंगे। XCM आपके पास है A है आपके पास L², आपको दिख रहा होगा कि ये ऊपर लिखा हुआ है L², याद रखेंगे, ठीक है, इनटू x कोऑर्डिनेट उसका 0 है, उसका सेंटर ऑफ मास 0 था, माइनस A1 आपके पास है L²/4 इनटू x1 आपके पास है, A1 आपके पास L²/4 है, x1 आपके पास है L/4, तो L/4 हो जाएगा अपॉन A माइनस A1, तो L² माइनस L²/4। सॉल्व कर लें तो आपके पास है माइनस का L³/16 अपॉन 3L²/4। L² कैंसिल हो गया, 4 जो हो गया, XCM आ गया माइनस का L/12। सिमिलरली YCM सॉल्व करेंगे। YCM आएगा आपके पास A1 L² इंटू आपके पास A L² x मतलब 0, फिर से देख लीजिए A² आपके पास A L² x और y दोनों 0 थे, इसके बाद A1 L²/4 x1 y1 L/4 माइनस L/4, L² इंटू 0 माइनस A1 आपके पास हो जाएगा L²/4 और उसका y कोऑर्डिनेट माइनस L/4 है अपॉन A माइनस A1। A मींस L² माइनस A1, तो L² माइनस L²/4, L²/4 सॉल्व करने पे आपके पास प्लस L/12 आ जाता है। इसमें XCM YCM आपके पास जो है बचे हुए पार्ट के वो L/4 माइनस L/4 प्लस L/4, और ये उसी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में है जिसके रिस्पेक्ट में आपने पूरी बॉडी के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट डिफाइन किए हैं। तो चलिए देख लेते हैं। अब आप गौर देखिए, आपका ओरिजिन इसके रिस्पेक्ट में आपका आंसर जो है माइनस L/4 प्लस L/4 आया, तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट ये बनाते हैं हम लोग। तो यहां से ऐसे चलेंगे, ये कुछ डिस्टेंस आ जाएगी,
और ये कुछ पार्ट आ जाएगा। दिस इज, यहाँ से ओरिजिन हटा देता हूँ मैं, ओरिजिन को कहीं और लिख देता हूँ, ये ओरिजिन है। ये L/12 डिस्टेंस होगी, -L/12 है, देखिए पीछे लिखा हुआ है एक्सियम -L/12 पीछे होगा और +L/12 अप साइड होगा। दिस इज L/12। तो ये आपका कंपोजिट सिस्टम का सेंटर ऑफ मास आ चुका है, ये दिस इज CM। अब आपसे पूछा जाए कि ये O से CM तक की डिस्टेंस कितनी है, सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट किया है, तो आपके पास ये डिस्टेंस जो आएगी, दिस डिस्टेंस, दिस इज √, दोनों इक्वल है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, ये डिस्टेंस आपके पास आ जाएगी, इस डिस्टेंस को D कहते हैं अगर हम, तो D आपके पास आएगा L/12√2, यानी L/6√2, L/12 ये, L/12 ये, अगर 45 होगा, ये आपके पास आ जाएगा रिजल्ट। तो ये एक तरीका होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। मैंने 2D में सॉल्व करके बताया है, किसी भी बॉडी से कोई भी एक पार्ट या 2 पार्ट या 3 पार्ट कट कर लिए जाए तो करने का तरीका ये होगा। फिजिक्स तो कम, इससे मैथमेटिक्स ज्यादा है, आपको हर एक पॉइंट्स कोऑर्डिनेट निकालने हैं, सेंटर ऑफ मास भी पता होना चाहिए, तो इसका यूज करके 1D 2D और 3D किसी में भी किया जा सकता है। तो चलिए, अगर आपने ये वीडियो समझ में आया है आपको, तो मैं आपके लिए TYS दे देता हूं। TYS का मतलब होता है ट्राई योरसेल्फ, ये आपको खुद ही करना है और आपको ये वीडियो पूरा देख करके नोट्स बनाने हैं और इसका सोल्यूशन करना है और आपको इसी वीडियो में ही कमेंट करना है, जिससे मुझे पता चल सके जो मैंने मेहनत की है वो हमारे बच्चों को समझ में आई है या नहीं आई है। तो प्लीज आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, इसको कमेंट करके जरूर बताएं आपने क्या सीखा है। कुछ भी अगर आप इससे सीख पाए, आपको इंप्रूवमेंट हुआ है, तो कमेंट जरूर करिएगा। तो ये आपके पास TYS है, मैं वेट करूंगा आप लोगों के कमेंट का कि आपका क्या आंसर आया है। ये हमारे पास एक डिश है, रेडियस R है, मैंने बताया यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, मास की जरूरत नहीं होती, सारे काम डिस्क या प्लेट में 2D बॉडी में एरिया चल जाते हैं। ये इसका CM होगा, कुछ इस टाइप से। ये इसका O पॉइंट, इसका सेंटर ऑफ मास होगा। मैंने इससे एक दूसरी बॉडी कट कर ली है, लेट अस सपोज मैं एक पार्ट यहां से रिमूव करता हूं, कुछ इस टाइप से। ये मैंने एक दूसरा डिस्क पोर्शन ही इससे रिमूव कर लिया है, दिस वन। इसका सेंटर ये होगा O डैश पर, और इसकी रेडियस जो होगी, पूरे डिस्क की रेडियस जो है ये, दिस वन इज R, और इसकी